Hello, students. Welcome back. I am CA Pramod Patipati, and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. और आज हम चालू करने वाले इंडिया 103 दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या है, कैसे मतलब पूरा प्रोसीजर देखेंगे, हम पूरा चैप्टर डिटेल में करेंगे। और लास्ट हमने इंडिया 20 दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स हमने कंप्लीट किया है, उसका डिटेल लेक्चर अलॉन्ग विद द रिवीजन लेक्चर्स मेरा यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया 103। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इंडिया 103 कब स्टार्ट करेंगे। चलो, इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो हमने इंटर में देखा था कुछ AS14 अमालगमेशन करके, याद है कुछ? तो बैकग्राउंड तो दो एक बार। याद है कुछ अमालगमेशन का? यस सर। क्या होता है उसमें, बताओ। दो कंपनी अमलगमेट होती है, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज कंबाइन होते हैं हम्म। ठीक और है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एलिमिनेट होते हैं। ओके, वेरी गुड। तो इन हमने इंटर में क्या पढ़ा था? नॉर्मली AS14 पढ़ा होगा, अमालगमेशन। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन का भी पढ़ा होगा। कंसोलिडेशन का एएस अभी याद नहीं आ रहा है, बट कंसोलिडेशन का भी एक एएस है, AS21 आई गेस। तो ये दो जो है एएस है ना, साथ में पढ़ते थे इंटर में, जिसमें अमालगमेशन में क्या होता था, एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर करेगा, राइट। और एक कंपनी के बुक्स में, दैट इज होल्डिंग कंपनी यानी क्या, पेरेंट कंपनी के बुक्स में सब्सिडरी को कंसोलिडेट करेंगे। अब अमालगमेशन जो है ना, वो स्टार्ट डेट में होता था, एंड उसके बाद जो है ना कंसोलिडेशन ईयर ऑन ईयर होता था। तो फिर ये जो है ना, AS14 एंड AS21, दैट वाज कंसोलिडेशन। ये हम इंटर में पढ़ के आए। दिस इज फॉर इंडियन कंपनीज। पहले जो था ना AS14 और AS21, ये दोनों क्या है, ये अपने इंडियन कंपनीज के थे। तो अब इंडियन कंपनीज के लिए ये दोनों फॉलो कर रहे थे, तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं होता है। इन द सेंस, सर समझा नहीं? यानी क्या, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन द सेंस बाहर देश की कंपनीज जो भी है, आउट ऑफ इंडिया है, जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं है, या फिर जो भी कंपनीज हैं जो बाहर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है बट अपना फॉरेन ब्रांच है, तो उनसे अपना जो है ना अकाउंटिंग वो मैच नहीं हो रहा था। तो फिर उसके लिए हमने देखा था कि IFRS करके स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। IFRS 3 आया, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, IFRS 3 कहाँ पे, इन मतलब ये जो स्टैंडर्ड है, दिस इज आउटसाइड, जो अदर देन इंडियन कंपनीज है, वो क्या करते हैं, IFRS 3 के हिसाब से क्या करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, राइट। इसमें IFRS 3 में क्या है कि जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर करेगा, यानी क्या, अब समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ मैं, A लिमिटेड है और B लिमिटेड है। ठीक है। ए लिमिटेड ने क्या किया यहाँ पे, ए लिमिटेड ने यहाँ पे बी को एक्वायर किया, एक्वायर्ड ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। तो यहाँ पे IFRS 3 जो है ना, वो बता देता था कि ये जो एक्विजिशन प्रोसेस है ना, ये जो एक्विजिशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वो IFRS 3 बताता था, कहाँ पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में। ठीक है। तो इसी के थ्रू अपने इंडिया में, इसी के थ्रू जो है ना, अपने इंडिया में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अलाइन करने, ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने, इसी के स्टैंडर्ड के थ्रू आ गया है बिजनेस कॉम्बिनेशन, दैट इज इंडियस 103, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना, ये अपने इंडिया में जो भी कंपनीज को इंडेस अप्लीकेबल होगा, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन चैप्टर में कि कौन से कंपनीज को इंडेस अप्लीकेबल है। तो वो सारे जो कंपनीज है, जब भी कोई भी दूसरे कंपनी को एक्वायर करेगा, ठीक है, जो भी कोई दूसरे कंपनी को एक्वायर करेगा, तो इंडेस 103 लग गया, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पे अमालगमेशन में और बिजनेस कॉम्बिनेशन में, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अमालगमेशन में हम क्या देखते थे, हम देखते थे जो एक्वायरर है,
एक्वायरर यानी क्या, जो परचेस कर रहा है कंपनी, राइट, जो परचेस कर रहा है कंपनी उसके बुक्स भी बना देते हम। और जो एक्वायरी है, एक्वायरी इन द सेंस कौन है, जो बेच रहा है कंपनी, सेलिंग कंपनी जो है, उसका भी बुक्स बना देते हम, राइट। बट यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम, ओनली एक्वायरर या फिर ऐसे बोल दूं, इज अप्लीकेबल ऑन एक्वायरर ओनली। यानी क्या, यहाँ पे जो है ना एक्वायरर के बुक्स में जो भी अकाउंटिंग होना है सिर्फ और सिर्फ एक्वायरर के बुक्स में दिखेंगे, एक्वायरी के बुक्स में कुछ भी नहीं दिखेंगे। यानी कि एक्वायरी बुक्स का कुछ अकाउंटिंग 103 बात नहीं करता है। सिर्फ एक्वायरर के बुक्स में जो अकाउंटिंग करना है हमें, कैसे बिजनेस को एक्वायर करना है, एक्वायर करने के बाद उसकी असेट्स को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, लाइबिलिटीज को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वो पूरा जो है ना इंड एस 103 में बताया गया है। यहाँ तक समझ में आया क्या, द बेसिक फंडा। यस सर। यस सर। चलो, अब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, या फिर मैं सिंपली बोलूं कि एक्विजिशन क्या होता है। समझो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड है, क्या है यहाँ पे, पीपी लिमिटेड। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, और पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है यहाँ पे, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। अब एक्विजिशन कैसा होगा वो देखेंगे। बस यहाँ पे इतना समझ लो, यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है। एक्विजिशन यानी क्या, पीपी लिमिटेड जो है ना वो ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, यानी कि उसका बिजनेस को ले रहा है, पूरा का पूरा खरीद रहा है। जब एक्वायर कर रहा है तो फिर इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, इसको, इसको बोलेंगे एक्वायरर, एंड इसको बोलेंगे हम एक्वायरी। ठीक है, ये टर्म्स हम पूरे जो इंडेक्स में ना वो यही टर्म्स यूज करेंगे, एक्वायरर क्या है, एक्वायरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही बोल सकता हूँ कि दिस इज परचेजिंग कंपनी एंड दिस इज सेलिंग कंपनी। और यहाँ पे इंडेक्स 103 किसके ऊपर लगेगा, इंडेक्स 103 यहाँ पे एक्वायरर के ऊपर लगेगा, इस अप्लीकेबल ऑन पीपी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे अब कंट्रोल कैसे एक्वायर होगा, कंट्रोल इन द सेंस यहाँ पे एक्विजिशन कैसा होगा। एक्विजिशन नॉर्मली दो मेथड से होता है। एक्विजिशन जो है ना दो फॉर्म में होता है, बोलूँ मैं, दो फॉर्म में। एक, पूरा का पूरा जो ए लिमिटेड का जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स यानी क्या, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, असेट्स जो भी बचा है और लाइबिलिटीज चुकाने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं हम नेट एसेट्स। उस नेट एसेट्स को पूरा का पूरा एक्वायर करेगा बाय पेइंग सम अमाउंट, या फिर असेट्स, कुछ भी तरीके से वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। अब परचेस कंसिडरेशन में देखेंगे कि कौन से तरीके हैं पे करने का। बट यहाँ पे इतना समझ लो, एक्विजिशन के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज नेट एसेट्स, नेट एसेट्स यानी क्या, यहाँ पे जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का, ए लिमिटेड का जो भी एसेट्स है माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, उसका जो असेट्स है और लाइबिलिटी चुकाने के बाद जो भी आएगा, दैट इज कॉल्ड एज नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स को एक्वायर कर रहा है डायरेक्टली कौन, पीपी लिमिटेड। और एक्विजिशन करने के बाद जो एक्विजिशन के अगेंस्ट कुछ अमाउंट पे कर रहा है, अमाउंट पे कर रहा है, या फिर लाइबिलिटी मतलब यानी क्या, डिबेंचर्स इशू करेगा या इक्विटी शेयर्स इशू करेगा। इक्विटी शेयर्स का देखेंगे हम, डिबेंचर्स इशू करेगा, या फिर ऐसे समझ लो लैंड दे देगा, या फिर प्लांट एंड मशीनरी दे देगा। कोई भी फॉर्म से परचेस कंसिडरेशन सेटल कर सकता है, वो सेटलमेंट देखेंगे हम। बट यहाँ पे क्या, इन द फॉर्म ऑफ कुछ अमाउंट एक्सचेंज, यहाँ पे नेट एसेट्स एक्वायर कर रहा है। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड जो है ना, कंट्रोल लिखता हूं पहले, कंट्रोल कैन बी एक्वायर्ड। सबसे पहले नेट एसेट्स, ठीक है। सेकंड होगा मेरा सिग्निफिकेंट इक्विटी।
यानी सर समझा नहीं, सिग्निफिकेंट इक्विटी यानी क्या? यहाँ पे समझो, ए लिमिटेड के पास, ए लिमिटेड है, राइट, ए लिमिटेड है, और ए लिमिटेड का जो शेयर होल्डिंग होगा, राइट, और इस शेयर होल्डिंग में से समझो यहाँ पे 100% शेयर होल्डिंग होगा, 100% शेयर्स होगा। इसमें से पीपी लिमिटेड ने क्या किया, इसका 51% जो है ना वो परचेस कर लिया। ठीक है, क्या कर दिया? 51% परचेस कर लिया। यानी क्या, अब जाके पीपी लिमिटेड जो है ना, पीपी लिमिटेड को कंट्रोल आ गया ए लिमिटेड के ऊपर बाई परचेजिंग 51%। अब ये जो 51% का जो क्राइटेरिया है ना, ये डिफाइंड है इन इंड एस 110। इंड एस 110 क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वहां पे अपने को एक सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट के थ्रू हम पावर कैसा गेन करें, उसका प्रॉपरली बहुत 3-4 पेज का थ्योरी दिया। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि इक्विटी इंटरेस्ट में, इक्विटी इंटरेस्ट यानी जो इक्विटी मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसमें से 51%, अगर 51% अगर पीपी लिमिटेड होल्ड कर रहा है, क्या कितना? 51% अगर पीपी लिमिटेड होल्ड कर रहा है, तो फिर उस केस में पीपी लिमिटेड विल बी दी होल्डिंग कंपनी एंड ए लिमिटेड विल बी दी सब्सिडरी कंपनी। एंड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी क्या, 51% जब परचेज करेगा ना, उस डेट में हम क्या करेंगे, पीपी लिमिटेड के ऊपर 103 अप्लाई करेंगे, और 103 का जो भी मेथड्स है वो हम उसके बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, समझे यहाँ तक? बोलो। यस सर। ठीक है। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू। अब ये फेयर वैल्यू क्या है सर? हम जो मेथड हम चालू करेंगे, एक्विजिशन मेथड एक मेथड है जिसमें जो होल्डिंग कंपनी है, जो परचेसिंग कंपनी है, परचेसिंग कंपनी जब सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर करेगा, तो उस टाइम में हम फेयर वैल्यू में कैसा मेजर करेंगे, कैसा करेंगे, वो आगे देखेंगे। बस इतना समझ लो यहाँ पे नेट एसेट मतलब यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटी फेयर वैल्यू में ले ले रहा है परचेसिंग कंपनी, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एक्वायरर। परचेज 51% ऑफ शेयर कैपिटल। चलो यहाँ तक समझ गया, सिंपल। कोई डाउट है यहाँ तक? सर। कुछ नहीं, हमने क्या देखा कि सिर्फ IFRS 3 से जो है ना वो डिराइव किया गया 103, राइट। और ये जो 103 है और IFRS 3 में, इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, बस इतना ही है कि कॉमन इक्विटी कंट्रोल, मेजर डिफरेंस जो है ना वो कॉमन इक्विटी कंट्रोल, यानी कॉमन कंट्रोल के अंडर जो बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा, वो जो है ना अपने इंडियस 103 के अंडर हम डील करते हैं। यानी क्या, 103 में वो कॉमन कंट्रोल वाला पार्ट पढ़ेंगे, बट IFRS 3 उसको कहीं नहीं बताया। अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो अडॉप्ट किया कॉमन कंट्रोल वाला। ठीक है, यही डिफरेंस है मेजर, बाकी का कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हमने एक्विजिशन देखा था कि पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। अब वो एक्विजिशन कैसा हो सकता है? दो मेथड्स है, वन इज नेट असेट या फिर सिग्निफिकेंट इक्विटी के हिसाब से। चलो एक और चीज आगे बता दूं, ये एग्जाम में रिलेवेंट नहीं है बट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो यही पे बता दो तो, अभी नेट एसेट जब एक्वायर करेगा, राइट, जब नेट एसेट्स एक्वायर करेगा, समझो यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता दूं, पीपी लिमिटेड एक्वायर्ड ए लिमिटेड by purchasing all the assets and liabilities.
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बताओ, पीपी लिमिटेड ने सिंपली ई लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। ठीक है, एक्विजिशन कैसा हुआ, एक्विजिशन कैसा हुआ, ए लिमिटेड का जो भी असेट्स है, ऑल द असेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज, राइट, आर ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर होगा, किसको ट्रांसफर होगा ये होगा ट्रांसफर पीपी लिमिटेड को, राइट, ये होगा ट्रांसफर पीपी लिमिटेड को। अभी यहाँ पे ए लिमिटेड में कोई भी असेट्स और लाइबिलिटीज बचा है क्या, बोलो भाई। द बेसिक सेंस, बेसिक अभी जो भी पढ़ा है हमने उसके हिसाब से, जब पीपी लिमिटेड सारा का सारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज ले ले रहा है, तो फिर उस केस में ए लिमिटेड तो कोई भी असेट्स एंड लाइबिलिटी बचा होगा क्या, हम्म, नो सर। नहीं ना, कुछ भी नहीं बचा होगा, राइट। तो फिर यहाँ पे इनिशियली क्या करेंगे हम, इनिशियली वी विल इंडेस 103, यानी क्या, इनिशियली जब भी एक्विजिशन होगा, एक्विजिशन डेट में हम क्या करेंगे, 103 अप्लाई करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली क्या हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, ए लिमिटेड का कोई असेट्स एंड लाइबिलिटीज ही नहीं है, और यहाँ पे होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशन भी नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इनिशियली 103 के हिसाब से हम कंसोलिडेशन करेंगे, फिर सब्सिक्वेंटली जो नॉर्मल अकाउंटिंग चल रहा है वही चलेगा। ठीक है सर, ये समझा नहीं तो नेक्स्ट वाला देखेंगे, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझो एग्जाम्पल के लिए, पीपी लिमिटेड acquired A Limited's equity interest of 60%। ठीक है, कितना, 60% एक्वायर कर लिया, यानी क्या, पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60% एक्वायर कर लिया। इसका ना कोई असेट में कुछ छेड़छाड़ है, लाइबिलिटी में कुछ छेड़छाड़ है, सिर्फ क्या है, इक्विटी इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए लिमिटेड विल गेट, पीपी लिमिटेड विल गेट पावर, एंड यहाँ पे जो इंड एस 110 के अंडर डिफाइंड है उसके हिसाब से या फिर जनरली पढ़े होंगे कंपनी एक्ट में, जब भी कोई कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर, कोई भी दूसरे कंपनी का एटलीस्ट 51% से ज्यादा परचेस करेगा या 51% परचेस करेगा, तो उस केस में जो कंपनी परचेस कर रहा है, जो कंपनी 51% परचेस कर रहा है, वो कंपनी क्या होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी, दैट इज पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एंड जो जिसमें परचेस किया है वो क्या रहेगा, सब्सिडी कंपनी, बरोबर। तो फिर यहाँ पे क्या क्लासीफाई करेंगे हम, यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे पीपी लिमिटेड एज होल्डिंग कंपनी एंड ए लिमिटेड एज सब्सिडरी कंपनी, बरोबर, समझा यहाँ तक, बताओ। सिंपल लॉजिक है ना, यस सर। सिंपल लॉजिक है। समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड में जो सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट है, यानी क्या, इसमें जो इक्विटी था, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसने ये एक्वायर कर लिया। अभी रीसेंट एग्जांपल बिजनेस कॉम्बिनेशन का एज अ होल है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल केस में देखें हम, तो पीपी लिमिटेड ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उसका इक्विटी इंटरेस्ट परचेज कर लिया, राइट, इक्विटी इंटरेस्ट परचेज कर लिया। इक्विटी क्या है, शेयर कैपिटल में, ठीक है, शेयर कैपिटल का जो है ना 51%, 50% से ज्यादा एक्वायर कर लिया। तो उस केस में पीपी लिमिटेड को क्या माना जाएगा, होल्डिंग कंपनी, एंड ए लिमिटेड को क्या माना जाएगा, सब्सिडरी कंपनी। अब यहाँ पे क्या कंपनी एग्जिस्ट करता है क्या, बताओ, वेदर ए लिमिटेड एग्जिस्ट, कंपनी एग्जिस्ट करता है ना, बोलो। यस सर। कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उस कंपनी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। बस यहाँ पे जो जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज हमने परचेस किया है, कंपनी एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में इनिशियल डेट में, ऑन द इनिशियल डेट, वी विल अप्लाई इन डेज 103, राइट, इन डेज 103 अप्लाई करेंगे। फिर सब्सिक्वेंटली एट ईच ईयर एंड हम क्या अप्लाई करेंगे, इन डेज 110, हम क्या अप्लाई करेंगे, इन डेज 110। क्या दोनों चीज समझ में आ गया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझने के लिए।
क्या है फिर से बताता हूँ, सुनो। कंट्रोल कैसे एक्वायर कर सकते हैं नॉर्मली हम? कंट्रोल हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, या तो टोटल असेट्स हम और लाइबिलिटीज हम परचेज कर लेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी का, और वो कंपनी क्या होगा, सामने वाला जो कंपनी है वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा इन द सेंस, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली ये केसेस कब होगा, डीमर्जर के केसेस में होता है। तो डीमर्जर के केसेस वाले भी पढ़ेंगे हम आगे। बस तुम्हारा इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ए कंपनी पीपी लिमिटेड ने क्या किया, यहाँ पे एक्वायर कर लिया टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज। जब टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज एक्वायर कर लिया, तो फिर ए लिमिटेड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनिशियली हम क्या लगाएंगे, इनिशियली हम 103 लगा के इसको खत्म कर देंगे, एंड सब्सिक्वेंटली नॉर्मली चल जाएगा सब। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट के थ्रू हो सकता है। अब सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट यानी क्या, मेरे कंपनी का जो है ना शेयर होल्डिंग है, वो शेयर होल्डिंग्स बस ट्रांसफर होगा कोई दूसरी और कंपनी में। तो समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने क्या किया, पीपी लिमिटेड ने एक कंपनी का जो इक्विटी इंटरेस्ट है वो परचेस कर लिया, राइट। तो फिर यहाँ पे कंपनी चलता ही रहेगा, कंपनी चलता ही रहेगा, सेम मैनेजमेंट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है पीपी लिमिटेड, सिर्फ ए लिमिटेड का जो है ना इंटरेस्ट परचेस कर रहा है। जब इंटरेस्ट परचेस कर रहा है, इक्विटी इंटरेस्ट परचेस कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कंपनी विल एग्जिस्ट, राइट। कंपनी विल एग्जिस्ट एंड देयर विल बी ए होल्डिंग एंड सब्सिडी रिलेशनशिप। पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर एज होल्डिंग कंपनी एंड ए लिमिटेड विल बी कंसिडर एज सब्सिडी कंपनी, राइट। जब होल्डिंग एंड सब्सिडी रिलेशनशिप है, तो जब स्टार्ट में जब एक्विजिशन होगा, यानी क्या, जब 60% मैं एक्वायर करूंगा ना, तो इनिशियल डेट में मैं क्या लगाऊंगा, इंडियस 103 लगाऊंगा, राइट। इंडियस 103 यानी क्या, बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंडियस ऑन द एक्विजिशन डेट। एंड सब्सिक्वेंटली एट ईच ईयर एंड, मतलब हर बार एवरी ईयर एंड को मैं क्या करूंगा, एवरी ईयर एंड को 110 अप्लाई करूंगा। क्या, 110, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा तुम्हें आ सकता है कि डाउट, बिजनेस कॉम्बिनेशन का और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, सिंपली ये वाला केस होगा, इक्विटी इंटरेस्ट हमने क्या परचेज किया। ठीक है, चलो पहले वाला पार्ट पढ़ा दूं। ये देखो, कंट्रोल ओवर द बिजनेस, कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ अदर कंपनी कैन बी ऑब्टेन। कैसे कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले बाय एक्वायरिंग दी नेट एसेट्स ऑफ द अदर कंपनी, दूसरी कंपनी का नेट एसेट्स हम कंसिडर ले सकते हैं, मतलब परचेस कर सकते हैं। इन दिस केस द कंपनी विल बी क्लोज्ड, यानी क्या, कंपनी क्लोज हो जाएगा, कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, एक्वायरर विल अकाउंट फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन in its standalone financial statement only as per Ind AS 103. No need to prepare financial statements, consolidated financial statements बाद में नहीं बनेगा। बट यहाँ पे दूसरा मेथड क्या है, by acquiring more than 50% of shares of the other company, that is making the other company subsidiary। यानी क्या, मैं 50 मोर देन 50% इक्विटी ले लूंगा, और वो मेरा कंपनी क्या होगा, सब्सिडी बन जाएगा। तो इस केस में जो है ना, कंपनी विल बी ऑपरेटिव, कंपनी चलता रहेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनिशियली इंडियस 103 लगाएंगे। इट डील्स विद ऑल द अकाउंटिंग एक्सपेक्ट रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट में हम कैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगा बनाएंगे, वो इंडियस 103 में बताएगा। दैट इज वन टाइम, स्टार्ट में जब परचेस करेगा पहले बार, तो फिर उस डेट में हम 103 लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली 110 लगाएंगे, यानी ईच ईयर एंड, अब क्या होगा, ईच ईयर एंड होल्डिंग एंड सब्सिडी, इन दोनों का क्या बनेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बनेगा एज पर इंड AS 110। इज दैट क्लियर, बताओ। यस सर। पक्का, समझ समझ गया। यहाँ पे लिख दो, नो नीड टू। चलो, अब आगे हमने तो देख लिया सर, क्या, हम एक्वायर कर रहे हैं कोई कंपनी को। अब जब एक्वायर करेंगे कोई भी कंपनी को, तो सबसे पहले वो जो कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं ना, वो बिजनेस है कि नहीं,
वो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, यानी क्या, डिटरमाइन करना पड़ेगा। सो इंड एस 103 ने ना कुछ डेफिनेशन दिया है, उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के बेसिस में हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, वेदर दी एक्विजिशन जो भी कंपनी को एक्वायर कर रहा है वो कंपनी इज अ बिजनेस और नॉट। अगर बिजनेस है तो वेल एंड गुड, हम 103 अप्लाई करेंगे। अदरवाइज उसको माना जाएगा एसेट एक्विजिशन, और एसेट एक्विजिशन का अकाउंटिंग लगेगा। ठीक है, उसके पहले मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ किसका, अभी रिसेंट जो है ना, अभी 2-3 सालों में जो एक्विजिशन हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। एक तो ये पकड़ सकते हो जो बैंक हुआ ना, यूनियन बैंक, आंध्रा आंध्रा बैंक, फिर उसके बाद और एक कौन सा बैंक था, ओरिएंटेशन बैंक या कुछ ऐसा था ना। तो ये बैंक्स क्या हुआ, ये तीनों मर्ज हो गए और एक बैंक हो गया, कौन सा, यूनियन बैंक हुआ। पता है ना ये। यस सर। हाँ, ये देखो, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, इसने किसको ले लिया, अमालगमेशन। तो फिर यहाँ पे गैलेक्सो स्मिथ क्लेन करके कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड है, इसको क्या किया, अमालगमेट किया, यानी क्या, ये दोनों कंपनी एचयूएल ने एक्वायर किया। अब यहाँ पे उसका एक्विजिशन रिलेटेड नोट है पूरा, क्या क्या परचेस कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है वो भी दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका डिटेल जो भी अकाउंटिंग किया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो भी बताया गया है। फिर उसके बाद एक और भी हुआ था, कौन सा, एल एन टी सुना होगा कभी, एल एन टी फाइनेंस, एल एन टी कंस्ट्रक्शन, ऐसा सुना होगा, राइट। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया था, मेजोरिटी ऑफ, किसमें, स्टेक इन माइंड ट्री लिमिटेड में उन्होंने क्या किया, मेजोरिटी स्टेक परचेस कर लिया था। जो ये जो इक्विटी मेथड बोल रहा था ना मैं, परचेस करने का, तो माइंड ट्री का क्या कर दिया, एल एन टी ने इक्विटी परचेस कर लिया, और उसके बेसिस में उन्होंने जो भी अकाउंटिंग किया है ना वो दिया है। ये सारा अकाउंटिंग हम जब पूरा पढ़ के हो जाएगा हमारा इंड एस 103 वो देख लेंगे, बस सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, उसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके। चलो, अब यहाँ पे आगे हम क्या देखेंगे, आगे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो पीपी लिमिटेड जो एक्वायरर कंपनी है, जब ए लिमिटेड को एक्वायर करेगा, ए लिमिटेड को एक्वायर करेगा, तो मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ए लिमिटेड जो भी है, ए लिमिटेड, वेदर इट इज अ बिजनेस या एसेट एक्विजिशन। यानी क्या, समझो फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड का कोई एक पार्ट ऑफ असेट्स एक्वायर कर रहा है पीपी लिमिटेड। ठीक है, एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ कि ए लिमिटेड का जो एक पार्ट ऑफ असेट है, एक पार्ट ऑफ असेट यानी क्या, समझो फॉर एग्जांपल कुछ इंटेंजिबल असेट्स है या फिर प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, और उसको एक्वायर कौन कर रहा है, पीपी लिमिटेड। क्या इसको मानेंगे हम दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंडियस 103 अप्लीकेबल होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी एक कोई बिजनेस को एक्वायर कर रहा है। तो फिर यहाँ पे इंडियस 103 एक फॉर्मल डेफिनेशन दिया है इसके लिए, फॉर्मल डेफिनेशन दिया है, किसका है डेफिनेशन, ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब क्या है, बिजनेस इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड assets that is capable of being conducted or managed for the purpose of providing goods and services to customer, generating investment income or other income
इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये क्यों इतना डिटेल में लिखा है मैंने, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डेफिनेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज अ बिजनेस और असेट एक्विजिशन। अब ध्यान से पढ़ो एक बार। बिजनेस का डेफिनेशन क्या है? बिजनेस इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज। यानी क्या? कुछ एक्टिविटीज होना चाहिए, एंड दी असेट्स, असेट्स होना चाहिए, दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड। यानी क्या? समझो यहाँ पे जो है ना, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास आईपैड है। अभी फ्लेक्स कर रहा है ऐसा मत बोलो। मेरे पास लैपटॉप है, आईपैड है, फिर उसके बाद ये पेन है, राइट, बुक्स है। अब ये जो सिर्फ ऐसा पड़ा है, राइट, ऐसे ही क्या बोलते हैं इसको, आइडल पड़ा है, फिर उस केस में उसको एक्वायर कर रहा है कोई, तो फिर क्या ये बिजनेस कहलाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यहाँ पे जब मैं ये जो लैपटॉप है, आईपैड है, बुक्स है, ये सबको क्या यूज कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ाने, राइट, यूज कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ाने। देखो, असेट्स that are capable of being conducted or managed for the purpose of providing goods or services। ये सारी चीजें यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? लैपटॉप हुआ, आईपैड हुआ, फिर उसके बाद मेरे बुक्स हुए, फिर उसके बाद ईयरफोन समझ लो, राइट, ईयरफोन हुआ। ये सारे क्या है? दीज आर असेट्स that are capable of being conducted and managed for the providing goods or services। यानी क्या? मैं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ टू द कस्टमर टू जनरेट इनकम एंड अदर इनकम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको बोलते हैं हम बिजनेस। ये बहुत टेक्निकल हुआ ना। ये बिजनेस है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज, फिर उसके बाद इज केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज। तो फिर उसके लिए इंडेस 103 ना कुछ चीजें बताया कि अगर हमें बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है, तो उस केस में हमें देखना है तीन चीजें। वी हैव टू सी थ्री थिंग्स। सबसे पहला इनपुट्स, उसके बाद क्या होगा? प्रोसेसेस। ठीक है, इनपुट्स के ऊपर कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करूंगा, तो मुझे आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट। जब ये तीन चीज एग्जिस्ट करेंगे मेरे बिजनेस में, तीन चीजें, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स, जब ये तीन चीजें एग्जिस्ट करेंगे तो हम, मैं क्या मानूंगा? उसको बिजनेस मानूंगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन है, हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस है कि नहीं वो डिफाइन कर रहे हैं। अब इनपुट्स क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स? इनपुट्स आर नथिंग बट इकोनॉमिक रिसोर्सेस which create output or has the ability to create output। नहीं समझा? यहाँ पे इनपुट्स यानी क्या? सिंपली ये जो मेरा लैपटॉप है, राइट, मेरे पास लैपटॉप है, ये ईयरफोन है, फिर उसके बाद क्या, मेरा आईपैड हुआ, ये सारे क्या है? ये इनपुट्स है, राइट, ये इनपुट्स है जो जिनके पास एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट है, राइट। ये या तो क्रिएट करेगा आउटपुट, या तो क्रिएट यानी क्या, मैं सब यूज कर रहा हूँ और आउटपुट डिलीवर कर रहा हूँ, राइट। या फिर इसके पास ये जो चीजें यूज करके क्या कर सकता हूँ? मैं आउटपुट डिलीवर कर सकता हूँ। आउटपुट यानी क्या है? नथिंग बट सर्विसेज। क्या है? नथिंग बट सर्विसेज। अभी ये जो पढ़ाना क्या है? सर्विसेज तो है। तो इनपुट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच हैज द एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये इनपुट्स के ऊपर कुछ प्रोसेस लगाना पड़ेगा, राइट, कुछ प्रोसेस लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो आउटपुट मिलेगा। तो फिर प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोसेस, सिस्टम और प्रोटोकॉल, रूल्स और स्टैंडर्ड्स। when applied then it can create output, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? सबसे पहले इनपुट्स। इनपुट्स यानी क्या है सर? इनपुट्स आर नथिंग बट माई टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल बता दूं तो दिस आर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स, राइट। बिजनेस में टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स हो गए। समझो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए इनपुट है।
अब वो प्लांट एंड मशीनरी को यूज करने का तरीका पता होगा, राइट? वो प्लांट एंड मशीनरी को यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। तो फिर यूज करने का तरीका इज नथिंग बट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होगा, कुछ प्रोटोकॉल होगा, कैसे चलाना है, उससे आउटपुट कैसे निकालना है। ये प्रोसेस और इनपुट्स को दोनों साथ में मिलाएंगे, यानी क्या, इनपुट्स को प्रोसेस करूंगा तो उससे मुझे आउटपुट निकलना चाहिए, उसको क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा बिजनेस। उसको क्या बोलूंगा? बिजनेस बोलूंगा। समझा? बोलो। इसका सारे एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम। बस ये बेसिक फंडा समझा है क्या, बताओ? यस हेलो? सर। यस पक्का? सर। हाँ। प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है। अब बिजनेस मतलब क्या है, फिर से बताता हूँ, सुनो। बिजनेस यानी क्या, बिजनेस में दो, नहीं तीन इनपुट चाहिए, दो नहीं तीन इनपुट चाहिए। जो तीन है ना, उसमें से दो इज कंपलसरी। दिस टू इनपुट, दो जो दो चीजें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इनपुट। यानी क्या होना चाहिए? इनपुट्स होना ही चाहिए। इनपुट्स यानी क्या? टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, जो मेरा इनपुट डाल के, मैं इनपुट डाल के आउटपुट निकाल सकूं, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, ये लैपटॉप नहीं होता, ये लैपटॉप नहीं होता तो फिर क्लास नहीं पढ़ा पाता ना हमें, राइट? ऑनलाइन क्लास लेने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप होना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इंड एस 103 स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे इंड एस 103 स्पेसिफाइज दैट इनपुट्स एंड प्रोसेसेस आर मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। यानी क्या? इनपुट यानी क्या? प्लांट एंड मशीनरी समझो, बिजनेस में मेरे प्लांट एंड मशीनरी है, वो प्लांट एंड मशीनरी होना ही चाहिए। और वो प्लांट एंड मशीनरी को यूज करने का तरीका, राइट, या आउटपुट निकालने का तरीका, प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल सिस्टम्स, ये अवेलेबल होना ही चाहिए। तब हम उसको क्या मान सकते हैं, उसको क्या मानेंगे, हम उसको बिजनेस मानेंगे। इसका एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल समझो, एग्जांपल के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है नॉर्मली, समझो कोविड के पहले, कोविड आया, कोविड के बाद क्या करने लगे, जो सेरम इंस्टीट्यूट से बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो क्या है, वैक्सीन के ऊपर काम करने लगे, राइट? वैक्सीन के ऊपर काम करने लगे। अब यहाँ पे आउटपुट अवेलेबल है क्या? नहीं, क्योंकि जब तक मुझे एक पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक तो मेरा आउटपुट नहीं आएगा। यानी क्या, मैं जब तक वैक्सीन नहीं चलेगा नहीं, जो वैक्सीन है वो क्योर नहीं करेगा डिसीज को, तब तक उसको आउटपुट नहीं मान सकते, बराबर? लेकिन यहाँ पे क्या, मेरे पास असेट्स थे, विच आर इनपुट्स। असेट्स जो है ना, असेट्स थे रिसर्च करने के लिए, राइट? रिसर्च करने का तरीका पता था, प्रोसेस, राइट? आउटपुट भले ही नहीं था, आउटपुट नहीं था, आउटपुट डिराइव होने वाला था बाय अप्लाइंग दिस इनपुट्स एंड प्रोसेसेस, राइट? तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या मानेंगे, उसको बिजनेस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। सिंपल। समझा क्या बोला? एक और एग्जांपल यस समझो। सर। एक और एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज के ऊपर रिसर्च हो रहा है। अब रिसर्च बहुत सारी चीजों के ऊपर होता है, जैसा नासा इंस्टीट्यूट्स वगैरह हुआ है, उसमें क्या है, बहुत सारी रिसर्च होते रहते हैं कि हम स्पेस में कैसे भेजें, राइट, रॉकेट्स वगैरह कैसे लॉन्च करें। आउटपुट अवेलेबल नहीं है अभी तक, बट क्या है, उनके पास जो भी मशीनरी चाहिए वो होते हैं। मशीनरी जो भी है, दैट इज नथिंग बट माई इनपुट्स, राइट? एंड उसके बाद उनके पास एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस कैसा बनाना है, क्या क्या लगाना है, सब कुछ उनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है, राइट? तो फिर उसको बोलते हैं हम प्रोसेस, भले ही आउटपुट ना हो, राइट, इनपुट्स एंड प्रोसेसेस होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एज अ बिजनेस। उसको क्या क्लासिफाई करेंगे हम, बिजनेस। ये है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। अब आउटपुट के ऊपर चर्चा करेंगे। इनपुट्स एंड प्रोसेस समझ गया। अब प्रोसेस का एक और एग्जांपल दूं मैं। समझो बड़े बड़े जो कंपनीज रहते हैं, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये सारे चल रहे कैसे हैं, ये चल रहे कैसे हैं? कोई भी उनका बहुत अलग सेगमेंट्स है, सेल प्रोसीजर का अलग है, सेल्स जो है ना, जो रिटेल में कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोई कोई कंपनी का क्या है, कंस्ट्रक्शन में भी है, कोई कोई कंपनी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन भी है। ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? उनके पास एसेट्स अवेलेबल है,
विच इज नथिंग बट इनपुट्स, राइट। और उसके बाद उनके पास ये एसओपीज होते हैं, एसओपीज यानी स्टैंडर्ड, ये डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड जो है ना, उनके पास पूरा प्रोसीजर होता है कि क्या कैसे चलेगा, अपर लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, उसके नीचे कौन आएगा, वो कौन चलाएगा, सेल्स मैनेजमेंट कैसे चलेगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे प्रोसेस, राइट। उस प्रोसेस से हमें क्या डिराइव होगा? आउटपुट। आउटपुट इज नथिंग बट माई प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हुआ या इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ, ये सारे क्या है, मेरा आउटपुट है। अब यहाँ पे इसमें जो इंडेस 103 है ना, इंडेस 103 फर्दर असेसमेंट करने बोल रहा है। असेसमेंट बेस्ड ऑन आउटपुट, ठीक है। मेरा इनपुट्स और प्रोसेस जो है ना, दिस आर मैंडेटरी फैक्टर्स फॉर बिजनेस, मैंडेटरी फैक्टर्स है ये दोनों। बट बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे हो सकता है ना भी हो सकता है, राइट। आउटपुट जो है ना, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ऑन एक्विजिशन डेट देयर एग्जिस्ट नो आउटपुट। यानी क्या? जो दिन एक्वायर कर रहा था मैं, उस दिन में कोई भी आउटपुट नहीं है, सिर्फ क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, या फिर उसके ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा है, आउटपुट यह अभी तक नहीं है। यानी क्या? बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल। बट उसमें अगर यहाँ पे आउटपुट नहीं है, तो फिर उस केस में उसको बिजनेस कैसे क्लासिफाई करेंगे हम? उसको बिजनेस कब क्लासिफाई करेंगे? उसको बिजनेस कब क्लासिफाई करेंगे? जब देयर एग्जिस्ट सब्सटैंटिव क्रिटिकल प्रोसीड्स। यानी क्या? अभी यहाँ पे आउटपुट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। आउटपुट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब आउटपुट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उसके पास एक क्रिटिकल प्रोसेस होना चाहिए। यानी क्या प्रोसेस? यानी क्या? आउटपुट्स डिराइव करने का तरीका पता होना चाहिए। यानी क्या? ये आउटपुट डिराइव करेगा ही, ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर विल लीड अस टू आउटपुट, यानी क्या? प्रॉफिटेबल। वो होना चाहिए। सेकेंड, दे शुड बी स्किल्ड वर्कफोर्स, राइट। क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्रिटिकल प्रोसेस होना चाहिए। क्या? आउटपुट कैसे डिराइव करे, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए। सेकंड, जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करने स्किल्ड वर्कफोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? स्किल्ड वर्कफोर्स यानी क्या? यहाँ पे जो वर्कफोर्स है, वो बेस्ड ऑन दैट प्रोसेस, प्रोसेस को हम प्रॉपरली अप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं और उससे डिराइव कर सकते हैं। क्या ये स्किल्ड वर्कफोर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? वो चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद थर्ड, इनपुट्स एंड अदर इनपुट्स एग्जिस्ट। यानी क्या? इनपुट्स यानी मेरा प्लांट एंड मशीनरी, जो भी है प्लांट एंड मशीनरी हुआ, मेरा टैंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होना ही चाहिए। उसके साथ साथ में अदर इनपुट्स है क्या, वो भी चेक करना पड़ेगा। वो है, अगर ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस थ्री थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, देन उस केस में उसको क्या क्लासिफाई करेंगे हम? उसको एज अ बिजनेस क्लासिफाई कर देंगे। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले इनपुट्स होना चाहिए, राइट। इनपुट्स होना चाहिए। इनपुट्स के साथ साथ में उसके पास एक सब्सटैंटिव क्रिटिकल प्रोसेस होना चाहिए टू डिराइव द आउटपुट्स, राइट। और उसके बाद उसके पास स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए टू क्या बोलते हैं, फॉर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस। और उसके बाद अदर इनपुट्स, अदर इनपुट्स यानी क्या? यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ। फिर उसके बाद क्या है? राइट टू गेन द एक्सेस, गेन द नेसेसरी एक्सेसेस। नेसेसरी एक्सेस इन द सेंस समझो, कुछ लाइसेंस वगैरह चाहिए मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने, वो लाइसेंस है कि नहीं, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो चेक करूंगा। अगर है तो फिर वेल एंड गुड। दैट कंपनी जो भी ये है, जो भी प्रोसीजर है, आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता होगा, फिर भी उसको क्या क्लासिफाई करेंगे? इट विल बी क्लासिफाइड एज बिजनेस। समझा ये चीज? बताओ। यस। देन द सेम
shall be considered as business। ठीक है। अगर यहाँ पे आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्सटैंटिव क्रिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए, इनपुट्स होना चाहिए एंड अदर इनपुट्स होना चाहिए, ये तीन चीजें होना ही चाहिए। चलो सर, ये तो समझ गया। अब आगे देखते हैं। इफ देर इज आउटपुट ऑन एक्विजिशन डेट, यानी क्या? ऑन द एक्विजिशन डेट मेरे पास आउटपुट्स है, यानी जो भी बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ उसमें क्या है, बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। तो उस केस में क्या चेक करना पड़ेगा टू क्लासिफाई इट एज अ बिजनेस? तो फिर इस केस में मुझे दो चीज चेक करना है, whether there is a substantive process to continue the profits, प्रॉफिट्स यानी आउटपुट। समझा? तो सबसे पहला चीज चेक करूंगा, अगर मेरे पास आउटपुट है ऑन द एक्विजिशन डेट, तो फिर उसमें मैं क्या चेक करूंगा सबसे पहले कि ये प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा, यानी क्या एक्विजिशन डेट के दिन में चेक करूंगा कि क्या प्रोसीजर है जो मुझे आउटपुट्स अभी निकाल रहा है, आफ्टर एक्विजिशन ऑल्सो दिस आउटपुट विल एग्जिस्ट, राइट? वो चेक करूंगा। एंड सेकेंड चेक करूंगा वेदर देर इज अ स्किल्ड वर्कफोर्स, वेदर देयर एग्जिस्ट अ स्किल वर्कफोर्स, यानी क्या स्किल्ड वर्कफोर्स है कि नहीं, वो चेक करूंगा। अगर दोनों चीजें एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उस केस में अलोंग विद द इनपुट्स, अलोंग विद द इनपुट्स, अलोंग विद द इनपुट्स, ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इसको क्या मानूंगा, इसको बिजनेस मानूंगा, और बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट इज वन इंड एस 103 इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। समझा ये चीज? अगर आउटपुट एग्जिस्ट करेगा तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सब्सटैंटिव प्रोसेस है कि नहीं, जो आउटपुट्स अभी निकाल रहे हैं, जो आउटपुट्स अभी मिल रहा है, क्या वो आउटपुट्स कंटिन्यू होगा इन फ्यूचर, वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। सेकंड, मेरे पास इनपुट्स होना ही चाहिए। थर्ड, वेदर स्किल वर्कफोर्स अवेलेबल है कि नहीं, वो भी चेक करूंगा। ये तीनों चीजें अवेलेबल है तो फिर उस केस में इसको भी क्या मानूंगा, इसको भी मानूंगा बिजनेस। shall be considered। ठीक है, समझा? फर्दर असेसमेंट में क्या देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे वेदर देर इज एन इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन चीज देखना है। इनपुट्स एंड प्रोसेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंडेटरी है, इसके बिना मेरा जो कंपनी है, जो भी बिजनेस है, उसको बिजनेस नहीं माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एसेट एक्विजिशन। एसेट एक्विजिशन बताता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे इनपुट्स यानी क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स? इनपुट्स यानी क्या, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, सिंपल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर कंसिडर्ड एज इनपुट। यानी क्या इनपुट, उसके ऊपर क्या करूंगा, इनपुट्स के ऊपर प्रोसेस अप्लाई करूंगा, प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रोसेस होना चाहिए और वो प्रोसेस को अप्लाई कर सकता हूँ, और अप्लाई करके मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, आउटपुट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, आउटपुट क्रिएट कर सकता हूँ। आउटपुट्स आर नथिंग बट प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज, इनपुट एंड प्रोसेस इज मैंडेटरी, मैंडेटरी है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बट आउटपुट की केस में चर्चा करना पड़ेगा कि फर्दर असेसमेंट देखना पड़ेगा कि आउटपुट एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेंगे, आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि अगर आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है, इन केस देर इज नो आउटपुट, तो फिर उस केस में मैं चेक करूंगा क्या क्या, सबसे पहले क्रिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, दैट इज सब्सटैंटिव क्रिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, राइट, टू डिराइव द आउटपुट्स। सेकेंड, मेरे पास इनपुट होना चाहिए एंड मेरा स्किल्ड वर्कफोर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये तीन चीजें हैं तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में उसको बिजनेस क्लासिफाई कर लूंगा। इसमें से कोई भी एक चीज भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर उस केस में दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। देन कम्स द सेकेंड थिंग, क्या आउटपुट है, यानी क्या आउटपुट एग्जिस्ट करता है। तो आउटपुट है तो मुझे तीन चीजें नॉर्मली, इनपुट तो होगा ही, आउटपुट है तो इनपुट तो होगा ही, राइट? उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा कि वेदर दी प्रोसेस इज सब्सटेंटिव, यानी क्या जो आउटपुट्स अभी डिराइव हो रहे हैं क्या वो फर्दर डिराइव होगा क्या, उसके लिए कोई प्रोसेस है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। वो है वेल एंड गुड। उसके साथ साथ में मेरा वर्कफोर्स है क्या, स्किल्ड वर्कफोर्स है, देन वेल एंड गुड, दिस विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? बोलो। अब यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स यानी जो छोटे छोटे मोटे काम करते हैं ना बिजनेस में, वो नहीं, जो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी होता है ना, हायर लेवल, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो बिजनेस के बाहर चले जाएंगे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं।
राइट। समझो फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में नारायण मूर्ति जो थे, वो क्या बिजनेस को एज अ होल देख रहे थे। ठीक है। अगर वो निकल गए बाहर तो बिजनेस पूरा जो इन्फोसिस है वो हिल जाएगा, बीच में शायद हो भी गया था ऐसा। राइट। तो फिर इसको बोलते हैं स्किल्ड वर्कफोर्स। तो क्या होना चाहिए, इनपुट्स भी होना चाहिए, अलोंग विद दैट स्किल्ड वर्कफोर्स भी होना चाहिए। राइट। और उसके साथ साथ में इनपुट भी होना चाहिए, तब जाके उसको क्या मानेंगे, उसको बिजनेस मानेंगे। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। यहां तक समझाइए, क्या बताओ, वेदर दिस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पक्का दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके एक्सेप्शन क्या है, हम यहाँ से इस जो पर्टिकुलर स्टेप पे आउटपुट एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे ये जो स्किल्ड वर्कफोर्स है ना, ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा। किस किस केस में, जब मेरा जो प्रोसेस है, जो मेरा बिजनेस है वो यूनिक है। समझा क्या बोला, वो यूनिक है, यानी क्या, वो मेरा मार्केट में सबसे यूनिक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर डॉक्यूमेंट क्या है, और वो डॉक्यूमेंट के बेसिस में ही मैं बिजनेस चला सकता हूँ। राइट। वो डॉक्यूमेंट के बेसिस में ही बिजनेस चला सकता हूँ, तो फिर उस केस में इस वाला पर्टिकुलर स्टेप जो है ना, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसका एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है। क्या है एक्सेप्शन? इफ एन एंटिटी outputs है on the acquisition date, then skilled workforce may not be required। if प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस जो है वो यूनिक है, रेयर है, एंड कैनॉट बी रेप्लिकेटेड। यानी क्या सर, नहीं समझा? समझो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर कंपनी का लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब सॉफ्टवेयर कंपनी में कैसा, एक एम्प्लॉय दूसरा कंपनी में जंप मार सकता है, और वो एम्प्लॉय वहां पे ऑटोमेटिकली अकोमोडेट हो जाएगा। राइट। अभी समझो मैं सीए हूँ, और ये सीए फाइनेंस का काम सब कुछ आता है, तो फिर एक कंपनी से दूसरा कंपनी में डायरेक्टली स्विच ले सकता हूँ। राइट। और वहां का काम मैं कर भी सकता हूँ। बरोबर। अगर समझो कोई कंपनी का जो प्रोसेस है वो यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। राइट। बहुत ही यूनिक है, और उसके लिए पर्टिकुलर कोई भी बंदा बना हुआ है, यानी क्या स्किल्ड वर्कफोर्स है, उस बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहा था, और वही काम कर रहा है। राइट। वही काम कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट करके रखा है कि ये जो प्रोसीजर है इसी के बेसिस में चलेगा। राइट। तो फिर यहाँ पे क्या आउटपुट तो एग्जिस्ट करते ही, मेरा मेरे बिजनेस में आउटपुट तो एग्जिस्ट करते ही ना, सॉरी यहाँ पे ना, आउटपुट तो एग्जिस्ट करते ही है। राइट। तो फिर यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि सब्सटैंटिव प्रोसेस है क्या। यस, सब्सटैंटिव प्रोसेस है, मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस यूनिक है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा। यूनिक है तो फिर यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है इज नॉट रिक्वायर्ड। रेयर है, ये जो बिजनेस का जो कंपोजिशन है वो जो है ना वो रेयर है, और कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड है, तो फिर उस केस में हम जो है ना इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जो पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस। क्या यहाँ तक क्लियर है, बताओ? तो दिस इज क्लियर। बिजनेस का डेफिनेशन बहुत डीप में दिया है 103। जब स्टार्टिंग में आईएफआरएस 3 से डायरेक्टली अडॉप्ट किया गया था ना, तो फिर यहाँ पे तीनों भी चीज मैंडेटरी थे, इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट तीनों भी मैंडेटरी थे। बट यहाँ पे सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट लेके आएगा, और यहाँ पे बताया कि इनपुट्स एंड प्रोसेसेस ये दोनों मैंडेटरी है, दिस इज ऑप्शनल। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर नहीं है तो फिर उस केस में क्या क्या देखना है वो देख लिया हमने। समझा ये चीज, बताओ? क्लियर है? इसमें से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये क्या बोलते हैं, बेस क्रिएट करने के लिए इसमें से कोई कुछ एग्जाम पे नहीं आने वाला है। एग्जाम पे 103 का बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ये तो सिर्फ बेस क्रिएट करने की, बिजनेस कॉम्बिनेशन बिजनेस है क्या नहीं, या असेट एक्विजिशन है वो देखने के लिए। ठीक है। Yes, sir. हम्म, चलो एक बार रिवीजन करवा लेता हूँ इसका। क्या है, सबसे पहले बिजनेस, बिजनेस का डेफिनेशन दिया है। बिजनेस का डेफिनेशन स्पेसिफिकली दिया है कि क्या है, एक्टिविटीज और असेट्स, राइट, एक्टिविटीज और असेट्स दैट आर केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड or managed for the purpose of providing goods and services to the customers, generating investment income and other income in the ordinary course of business। यहाँ पे assets क्या है, assets are the inputs being conducted and managed, यानी क्या, there exist any processes, और उसके बाद यहाँ पे investment income and
अदर जो इनकम है का जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट इनकम या फिर अदर इनकम है, दिस इज माय आउटपुट। तो उसी का उन्होंने ब्रेकअप दिया है, उसी का उन्होंने ब्रेकअप दिया, दैट इज इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, तीन चीजें। अब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये मेरे जो हैंड रिटन है ना उससे समझाता आ जाओ। Inputs, processes to be applied on input and output. These elements are mandatory to classify a set of activities as a business. ये mandatory है to classify a business, जो भी activities है as a business, and this is not mandatory. This will be based on the further assessment कि output exist करता है या नहीं। तो सबसे पहले बताओ inputs क्या होते हैं। Inputs are nothing but economic resources that creates or has the ability to create the output। यानी क्या, या तो create होगा या फिर ability to create the output when one or more processes are applied to it। यानी क्या है यहाँ पे, नॉन करंट एसेट्स, एम्प्लॉयज, ये पूरे। प्रोसेस में क्या आएगा, एनी सिस्टम, स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन और अ रूल दैट व्हेन अप्लाइड टू एन इनपुट और इनपुट क्रिएट्स हैज अ एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट। यानी क्या, उस इनपुट्स के ऊपर प्रोसेस को अप्लाई करूंगा तो ये प्रोसेस जो है ना, अप्लाई करने के बाद ये दोनों मिलके मुझे क्या है, एक आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, इंक्लूड्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, strategic management process, operational processes, and resource management process. These processes are typically documented, but an organized workforce have the necessary skills and experience following the rules and conventions may provide a necessary processes that are capable of being conducted to the inputs to create the output। ठीक है, यानी क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कभी सुना होगा ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इंटर में पढ़ते हैं, एसएम पूरा, राइट। एसएम में क्या बताते हैं अपने को, बिजनेस कैसा मैनेज करना है वही बताते हैं ना, राइट। वो पूरा जो है वो दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस का ही एक्सटेंशन पार्ट है क्या, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस। यानी क्या, जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को कौन, कोई एक्सपर्ट पर्सन आके क्या करेगा, अप्लाई करेगा ऑन दी इनपुट्स, और वो क्या क्रिएट करेगा, आउटपुट। दीज आर दी नॉलेजेबल एक्सपर्ट पर्सन हु नो हाउ टू क्रिएट आउटपुट। ठीक है, ये जो है ना, इसका ऐसा कर लो, टू बी। ठीक है, प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हुआ, ऑपरेशनल प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद कभी तुम लॉजिस्टिक्स का देख लो, लॉजिस्टिक्स कैसे चलता है। लॉजिस्टिक्स यानी क्या, कोई तो बहुत दूर से हमें, समझो महाराष्ट्र में हूँ, गुजरात से कोई बेच रहा है मुझे, तो फिर उनका जो है ना प्रोसेस कैसे चलता है, वो एक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है या फिर एक डिफाइंड प्रोसेस होता है कि ये नोडल पॉइंट से दूसरे नोडल पॉइंट पे आएगा पैकेज, फिर वो पैकेज जो है ना दूसरी जगह में जाएगा, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर एक बार महाराष्ट्र में आ गया तो फिर महाराष्ट्र से पुणे लेके आएंगे, पुणे में फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेस्ड ऑन दी एड्रेसेस, राइट। कोई होगा शिवाजी नगर में, कोई होगा अलग जगह में, तो फिर वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या है, डिफाइंड प्रोसेस है, दैट इज नथिंग बट प्रोसेस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस यानी कि स्किल्ड वर्कफोर्स विल अप्लाई द प्रोसेस, उसके बेसिस पे आउटपुट क्रिएट होगा। आउटपुट आर द रिजल्ट्स ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेसेस अप्लाइड टू दीस इनपुट्स दैट प्रोवाइड और हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, लोअर कॉस्ट और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर और अदर अदर ओनर्स। ठीक है, आउटपुट जो है ना, these are not mandatorily required for set of activities and assets to be qualify as a business। Development stage activities without output may also be considered as business। यानी क्या, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, जो कोविड वाला प्रोसेस जो है ना, कोविड वाला प्रोसेस समझो सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं कर रहा है, कोई तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, कोई तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रहा है कि वैक्सीन डेवलप करने। अब उसके पास असेट्स होगा विच इज इनपुट्स, उसके पास प्रोसेस होगा क्रिएट करने का, वैक्सीन क्रिएट करने का प्रोसेस होगा, राइट। और ये दो प्रोसेस उसके पास प्रॉपरली है, टेक्नोलॉजी है उसके पास, टेक्निकल नो हाउ है कैसे बनाना है वैक्सीन, इसके पास आउटपुट नहीं है, राइट। आउटपुट नहीं है, ये डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एक्टिविटी है, तो फिर इसको बिजनेस माना जा सकता है जब इनपुट एंड प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फर्दर फर्दर असेसमेंट कि वो बिजनेस है कि नहीं। तो सबसे पहला, टू बी केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज फॉर द पर्पस आइडेंटिफाइड एज अ बिजनेस एज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज। दो एलिमेंट्स होना चाहिए, इनपुट्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसेस। अब ये सब्सटेंटिव प्रोसेस क्या है, ऑन द एक्विजिशन डेट अगर मेरे पास आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है, इन केस आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रोसेस शैल बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंटिव इफ व्हेन अप्लाइड टू द इनपुट्स और इनपुट्स इट हैज द एबिलिटी टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग द आउटपुट्स। यानी क्या, मेरे पास आउटपुट था और वो आउटपुट जो है ना, अभी मेरे पास एक सब्सटेंटिव प्रोसेस है, वो प्रोसेस को अप्लाई करूंगा इनपुट्स के ऊपर, तो इन फ्यूचर भी आफ्टर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस मुझे जो है ना आउटपुट्स मिलते ही जाएगा। एंड
उसके बाद अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या बोलता है, एम्प्लॉयज का वाला जो एग्जाम्पशन है, आउटपुट इज प्रोड्यूस थ्रू अ यूनिक और अ स्केयर प्रोसेस or cannot be replaced with a significant cost, effort, or delay in the ability of the producing output. This is nothing but exception. हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ, समझ रहा है ना, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. चलो, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी क्या, आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर जो भी प्रोसेस अप्लाई करेंगे शैल बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव कब मानेंगे, जब द प्रोसेस इज क्रिटिकल प्रोसेस एबिलिटी टू डेवलप और कन्वर्ट एन एक्वायर्ड इनपुट, जो भी एक्वायर्ड इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है। एंड इनपुट्स इंक्लूड्स ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, वर्कफोर्स होना चाहिए दैट हैज नेसेसरी स्किल्स एंड अदर इनपुट्स दैट ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स कुड डेवलप इनटू आउटपुट्स। ठीक है, अदर इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, intellectual property, other economic resources, right to obtain access to necessary material or right to enable the creation of future outputs। ये चीजें हो सकती है, यानी क्या, मैंने जैसे बोला एग्जांपल दिया था लाइसेंस का, समझो वैक्सीन क्रिएट करने मुझे क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस जो है ना, ये क्या है, अदर इनपुट है। लाइसेंस चाहिए ना मुझे, लाइसेंस बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए। फिर उसके बाद इनपुट क्या आएगा, इनपुट वो पर्टिकुलर वैक्सीन को बनाने कुछ मशीनरी होगा, राइट, वो मशीनरी इज इनपुट, एक्चुअल इनपुट। अदर इनपुट में ये सारी चीजें आएंगी। इज दैट क्लियर, बोलो। अगर ये समझ गया तो फिर तुम्हें बिजनेस और नॉन बिजनेस यानी एसेट एक्विजिशन में इजी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। Yes, sir. क्वेश्चन बैंक आ गया मेरा, हाँ। अब ये क्वेश्चन बैंक में क्या किया मैंने, सारे एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस जो भी है वो इंक्लूड कर लिया इसमें आईसीआई का। उसके बेसिस में हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा नहीं, तीन चार एग्जांपल है वो देख लेते हैं। 3 मिनट है, ओके। सिंपल बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा, बिजनेस का ये कुछ दिया ही नहीं है ना, आ जाओ यहाँ पे। चलो, एग्जाम्पल से पहले एक और चीज बता दो। जब ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करेंगे जो हमने देखा है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, ये सारी चीजें अवेलेबल है, यानी एग्जिस्ट करता है जो भी एक्टिविटीज है, उसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे बिजनेस, राइट, क्लासीफाई करेंगे बिजनेस। अब जाके जब भी कोई असेट, जो भी कंपनी है उसको एक्वायर करेगा, समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोलूँ मैं, पीपी लिमिटेड क्या करेगा, यहाँ पे ए लिमिटेड को एक्वायर करेगा। अब एक्विजिशन वाला बता दिया, नेट एसेट्स वो इक्विटी इंटरेस्ट, उसका आगे डिटेल में डिस्कशन है उसका, वो देख लेते हैं। ए लिमिटेड ने जो है ना, ए लिमिटेड को हम बाय अप्लाइंग डेफिनेशन ऑफ क्या, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो भी है ना, इसमें क्या है, इनपुट्स है, देखूंगा मैं इनपुट्स है क्या, ये अवेलेबल है क्या, यस। इसमें क्या प्रोसेस अवेलेबल है, यानी क्या क्रिटिकल प्रोसेस है क्या, यस। फिर उसके बाद क्या आउटपुट एग्जिस्ट करते हैं क्या, तो वो देखना पड़ेगा, आउटपुट भी एग्जिस्ट करते हैं। जब ये तीनों चीजों जब अप्लीकेबल है यानी एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर इस पर्टिकुलर एक्विजिशन को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम बिजनेस कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इंड एस 103। ठीक है, क्या सर फिर से समझाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए लिमिटेड को पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ठीक है, अब ए लिमिटेड जो है ना, एक्वायर करते समय मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा बिजनेस। अब बिजनेस का डेफिनेशन देख लिया हमने कि बिजनेस क्या होना चाहिए, बिजनेस में तीन चीजें होना चाहिए, एक होगा इनपुट, प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट होगा। ये तीनों चीजों भी अवेलेबल है, राइट, ये अवेलेबल है। तो फिर उस केस में जब ये एक्विजिशन होगा और इसका अकाउंटिंग होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन, और इंड एस 103 अप्लीकेबल होगा, राइट, इंड एस 103 अप्लीकेबल होगा। सर समझो फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, यहाँ पे, यहाँ पे इनपुट्स नहीं है, ठीक है, प्रोसेस भी नहीं है और आउटपुट भी नहीं है। या फिर समझो फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स है बट प्रोसेस नहीं है और आउटपुट नहीं है, तो फिर उस केस में जब भी इसका अकाउंटिंग करेंगे, फर्स्ट थिंग, ये तो बिजनेस नहीं है, दिस इज नॉट अ बिजनेस, राइट, क्यों, बिजनेस का डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा है। तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको मानेंगे एसेट एक्विजिशन। ठीक है, एसेट एक्विजिशन का आगे देखेंगे एक न्यू सेशन में। ठीक है, 1 मिनट बचा है, शुरू करते हैं।
यहाँ पे क्या बोल रहा था, पीपी लिमिटेड एक्वायर्ड ए लिमिटेड, क्या हुआ है, एक्विजिशन। अब कौन सा मेथड है वो पूरा ठीक है, बट यहाँ पे ए लिमिटेड ने आफ्टर अप्लाइंग ऑल द कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हमने क्या डिसाइड किया, यानी क्या कंक्लूजन क्या आया है, कंक्लूजन आया है कि इनपुट्स एग्जिस्ट करता है, देन उसके बाद क्या है, प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, देन देयर ऑल्सो एग्जिस्ट आउटपुट्स एज वेल। तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बिजनेस कॉम्बिनेशन। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, पीपी लिमिटेड ने क्या किया, एक्वायर किया किसको, ए लिमिटेड को, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर असेसिंग ये डिटरमाइन हुआ है कि उसमें इनपुट्स नहीं है, प्रोसेस भी नहीं है, एंड आउटपुट्स भी नहीं है, या इन लोगों, इन तीनों में से एक चीज मिसिंग है, यानी क्या, प्रोसेस मिसिंग है, प्रोसेस इज मैंडेटरी, प्रोसेस इज मिसिंग। तो उस केस में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन इज अकाउंटेड एज एसेट एक्विजिशन, ठीक है। ट्रांजैक्शन इज अकाउंटेड एज एसेट एक्विजिशन, इसका एग्जांपल बताता हूँ, आ जाओ रीड करके। एग्जांपल नंबर 7, यानी क्या, एक्विजिशन ऑफ शेल कंपनी। शेल कंपनी यानी क्या, फेक कंपनी, ठीक है। अब समझो एक कोई कंपनी है और उस कंपनी में ना ही मशीनरी है, ना ही कोई लाइबिलिटीज है, यानी असेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज नहीं है, बस वो फेक कर रहा है, यानी क्या, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं ना, राइट, उसके उसके जैसा। तो फिर यहाँ पे सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन, और वो कंपनी बनाया गया सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। ये एक शेल कंपनी है, ना ही इसमें इनपुट्स नहीं है, या फिर उसके बाद प्रोसेस नहीं है, आउटपुट नहीं है। तो फिर इस केस में इसको क्या मानेंगे, इसको जो भी एक्वायर करेंगे उसको क्या मानेंगे, हैज एन असेट एक्विजिशन, ठीक है। देखो, कंपनी ए इज अ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी विद अ नंबर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज ईच ऑफ विच होल्ड्स अ सिंगल डेवलपमेंट, ठीक है। कंपनी ए है, वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे क्या है, सब्सिडरीज है, ईच ऑफ विच होल्ड एक सिंगल डेवलपमेंट एक सब्सिडरी के नाम पे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद कंपनी ए सेल इट्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट बिकॉज द अप्लीकेबल टैक्स रेट इज लोअर देन दैट अप्लीकेबल टू द सेल ऑफ द अंडरलाइंग प्रॉपर्टी। यानी क्या, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद, जो डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद कंपनी ए क्या कर रहा है, यहाँ पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, क्यों, टैक्स बेनिफिट के लिए। तो फिर यहाँ पे देखो, तो कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज न्यू रिटेल कॉम्प्लेक्स। Rather than incorporating a new company, Company A acquires the entire share capital of Shell Company. Shell Company यानी क्या, fake. The Shell Company does not contain an integrated set of activities and assets. यानी क्या, integrated set of activities जो भी होना चाहिए वो नहीं है, assets भी नहीं है इसमें, and does not constitute a business. ये बिजनेस नहीं है। शेल कंपनी यानी क्या, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं, सिर्फ कैश एम्बेजलमेंट के लिए क्या करेंगे हम, कैश के, कैश में खेलने के लिए, तो फिर वो कंपनी बनाया जाता है। नॉर्मली बहुत सारे कंपनीज होता है ऐसे। Consequently, Company A should account for purchase of shell company in the same way as incorporation of a new subsidiary. In consolidated financial statement, any cost incurred will be accounted for in accordance with their nature and applicable Ind AS. No goodwill यानी recognized। यानी क्या, ये लास्ट वाला ये बोल रहा है कि account as per account as a asset acquisition। ये एसेट एक्विजिशन क्या है ये बताता हूँ। पहले ये समझ लो कि अगर शेल कंपनी को मैंने एक्वायर कर लिया और यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं है, तो फिर उस केस में उसको क्या मानेंगे हम, एसेट एक्विजिशन मानेंगे। तो आ जाओ, एसेट एक्विजिशन भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे का एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये एसेट एक्विजिशन क्या है, एसेट
एक्विजिशन। ठीक है। इफ इट इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, then same will be considered as asset acquisition। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर देखो, प्रोसेस नहीं है, इनपुट्स नहीं है और आउटपुट्स भी नहीं है, तो फिर उस केस में क्या मानेंगे हम? उसको बिजनेस नहीं मानेंगे। अगर कुछ ऐसा एक्विजिशन हो रहा है तो उसको क्या मानेंगे हम? असेट एक्विजिशन मानेंगे। अब असेट एक्विजिशन में क्या होता है? नॉर्मली बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहले वो समझ लो। नॉर्मली क्या होगा? एक कंपनी होगा, उसको बिजनेस डिटरमाइन करेंगे और वो कंपनी को मैं एक्वायर करूंगा। एक्वायर करते समय समझो फॉर एग्जांपल नेट एसेट्स के थ्रू कर रहा हूँ, एसेट्स ले लूंगा, राइट। एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स का वैल्यू कितना था? 1 लाख था, समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख था। और यहाँ पे मैं पे कितना कर रहा हूँ? 1,20,000 कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो एडिशनल जो पे कर रहा हूँ 20,000, उसको क्या करते हैं हम? एज एन गुडविल हम अकाउंट करते हैं, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड किसको एक्वायर कर रहा है? ए कंपनी को। ठीक है। अब पीपी लिमिटेड ए कंपनी को एक्वायर कर रहा है, तो फिर उस केस में पीपी लिमिटेड कितना? 1,20,000 पे कर रहा है फॉर दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज विच इज वैल्यूड एट 1 लाख। तो एडिशनल जो 20,000 है, दैट इज नथिंग बट गुडविल, राइट। तो फिर वो किसके केस में होगा? बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में। बट एसेट एक्विजिशन के केस में ऐसा कोई भी चीज नहीं आएगा। यानी क्या? एसेट एक्विजिशन के केस में वो कोई भी चीज नहीं आएगा। यानी क्या? गुडविल और जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व है वो होगा ही नहीं। जो भी असेट है, वो असेट को जो भी वैल्यू में एक्वायर कर रहे हैं, उस वैल्यू में हम रिकग्नाइज कर देंगे। अगर समझो सर हम फेयर वैल्यू में कर रहे हैं और उसका कॉस्ट कुछ अलग है, राइट। फेयर वैल्यू में कर रहे हैं और उसका कॉस्ट कुछ अलग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम फेयर वैल्यू के बेसिस में उसको कॉस्ट को बांट देंगे। क्या करेंगे? हम फेयर वैल्यू के बेसिस में उसके कॉस्ट को अलोकेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले रूल क्या है? अंडर asset acquisition method, sorry, asset acquisition, there will be no recognition of goodwill or capital reserve for difference between purchase consideration and fair value of asset। यहाँ पे एग्जांपल दूं तो एग्जांपल देख लो। यहाँ पे पीपी लिमिटेड जो है ना, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग, एक्वायरिंग यानी क्या? ए लिमिटेड। अब ये जो ए लिमिटेड है, दिस ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड एज असेट एक्विजिशन। क्या क्लासिफाई किया गया है इसको? असेट एक्विजिशन। अब असेट एक्विजिशन जब क्लासिफाई किया है, समझो यहाँ पे पीसी जो पे कर रहा है, पीसी जो है ना वो 1 लाख रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, पीसी पे कर रहा है 1 लाख, पीसी इन द सेंस परचेज कंसिडरेशन अमाउंट पे कर रहा है। फिर उसके बाद इसका जो नेट असेट्स है ना, नेट असेट्स है 80,000। जो 20,000 है ना, जो 20,000, ये 20,000 इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुडविल। ये गुडविल माना नहीं जाएगा। तो फिर इसका क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे? ये नेट असेट के अंदर क्या क्या असेट्स आते हैं वो देखेंगे, राइट। उस असेट के वैल्यू के बेसिस में पीसी हम क्या करेंगे? बाइफरकेट कर देंगे, यानी कि उस पीसी में अपॉर्शन कर देंगे। उसका एक एग्जांपल है, वो भी देख लेते हैं। समझा ये चीज? बताओ, समझा? सबसे पहले चीज, असेट एक्विजिशन के अंदर गुडविल और बार्गेन परचेस आएगा ही नहीं। ये मेरा सबसे पहले चीज था। रिस्पॉन्स दो। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. फिर उसके बाद Yes. जो भी अमाउंट आएगा, द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन,
विच हैज बीन पेड, यानी जो भी पे कर रहा है, एक्विजिशन ऑफ असेट्स, ये अलोकेट हो जाएगा ओवर द एक्वायर्ड एसेट इन द रेशियो यानी क्या, जो भी पीसी पे करूंगा, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने कि जो पीसी पे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पीसी पे कितना कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 लाख। अच्छा, ठीक है, पीसी पे कर रहा हूँ कितना यहाँ पे, 1 लाख। ओके। और मेरा नेट एसेट्स जो है, मेरा नेट एसेट्स है 80,000 का, राइट। अब ये जो नेट एसेट्स है, ये नेट एसेट्स में समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, समझो लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का है, या फिर ऐसे करो प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का है, एंड लैंड इज 50,000, राइट। लैंड इज 50,000। अब ये जो पीसी है ना, ये पीसी 1 लाख को मैं क्या करूंगा, उनके फेयर वैल्यू के बेसिस में, यहाँ पे 30,000 एंड 50,000 उनका फेयर वैल्यू है, उसी फेयर वैल्यू में मैं क्या करूंगा, अलोकेट कर दूंगा। कैसे सर, 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 1 लाख, बराबर। सिमिलरली 50,000 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 1 लाख। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, उसका जो भी पीसी है वो प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड जो भी है उसमें बाइफरकेट हो जाएगा, बाइफरकेट इन द सेंस अलोकेट हो जाएगा। और यहाँ पे ना ही गुडविल आएगा, ना ही क्या आएगा, मेरा बार्गेन परचेस आएगा। बार्गेन परचेस यानी कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व को बार्गेन परचेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यस सर। यस और नो। अब एक और चीज बता दूं, क्या, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, यानी क्या, समझो यहाँ पे जो वन लैंड है, लैंड को एक्वायर करने, यानी क्या, एक्वायर करते समय यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है ना, एसेट एक्विजिशन हो रहा है, एक्वायर करते टाइम कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे अगर स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस होगा, तो उस स्पेसिफिक एक्सपेंसेस समझो लैंड के लिए इनकर किया, तो लैंड के जो वैल्यू में उसमें ऐड कर देंगे हम, किस में ऐड कर देंगे, लैंड के वैल्यू में ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, समझो फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे अलोकेशन कैसा होगा, आप अलोकेशन कैसा होगा बताओ। यहाँ पे मेरा सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 1 लाख, उसका अमाउंट आ जाएगा जो भी है। फिर उसके बाद लैंड में कैसा होगा, लैंड इज इक्वल्स टू 50,000 एंड 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू, या यहाँ पे प्रोपोर्शनल बेसिस में अलोकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा प्लस 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 10,000 ऐड हो जाएगा, जो भी कंप्यूट कर लो कितना आता है देख लो एक बार, 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000, तो यहाँ पे 37,500 आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 1 लाख, 62,500 इसका आ जाएगा। तो टोटल इसका हो जाएगा 72,500। ठीक है, इज दैट क्लियर, बताओ। असेट एक्विजिशन का दो चीज है, सबसे पहले अगर बिजनेस एक्विजिशन नहीं माना, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर उस केस में उसको किस कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, यहाँ पे असेट एक्विजिशन में क्लासिफाई कर देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो भी असेट एक्विजिशन होगा उस पे ना ही गुडविल रहेगा, ना ही कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो भी परचेस कंसिडरेशन आएगा मुझे, वो परचेस कंसिडरेशन को मैं फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स में बांट दूंगा, और उसके बाद कोई भी उसके रिलेटेड कॉस्ट है, उसके रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा इन दैट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, यानी क्या यहाँ पे लैंड में। सर यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा क्या, यही हो रहा है ना, देखो मैं कितना पे कर रहा हूँ, 1 लाख, नेट कितना, नेट एसेट्स कितना आ रहा है मुझे, 80,000। तो फिर यहाँ पे डिफरेंस जो 20,000 है, क्या इसको प्रॉफिट मान सकते हैं, बोलो, क्या इसको प्रॉफिट मान सकता हूँ क्या मैं, प्रॉफिट मान के मैं इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूं।
वो भी एक लॉजिक बन सकता है ना। यहाँ पे जो भी परचेस कंसिडरेशन पे कर रहे हैं और नेट एसेट्स जो एक्वायर कर रहा हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये 20,000 जो है ना, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, बोलो? यस सर। क्यों? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है? सोच लो। मुझे एक्वायरर कंपनी के बेसिस में देखना है। ये जो है ना, पीओवी किसका देख रहे हैं हम यहाँ पे? एक्वायरर का। एक्वायरर 1 लाख पे कर रहा है, उसके बदले में उसको 80,000 मिल रहा है। तो 20,000 जो है ना, वो लॉस हो गया ना। ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई कम फंडा नहीं है इसमें, ऐसे एक्विजिशन में कोई भी फंडा नहीं है। इंड एस 103 में इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हम कोई भी इसमें नहीं लाएंगे, क्योंकि हम अमाउंट पे कर रहे हैं, उसके बदले में मुझे असेट मिल रहा है। इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन ना मानते हो क्या, एसेट एक्विजिशन माना है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस किसके ऊपर आ सकता है? जब एक्सचेंज कर रहे हैं असेट्स में, यानी क्या, असेट के बदले में असेट ले रहा हूँ, असेट के बदले में असेट ले रहा हूं, तो फिर उस केस में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है। इस केस में कभी प्रॉफिट एंड लॉस हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अलोकेट कर रहे हैं ना। हम लोग जो असेट है उसमें अलोकेट कर रहे हैं ऑलरेडी। जो 1 लाख था, 1 लाख के बेसिस में मुझे इतना मिला है, तो उतना मैं रिकग्नाइज कर लूंगा मेरी बुक्स में। राइट, तो फिर इस केस में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। बट इनके समझो बाटर एक्सचेंज चल रहा है, बाटर एक्सचेंज यानी हमने इंडिया 16, इंडिया 40, इंडिया 38, इसमें देखा था ना, एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट यानी क्या? एक असेट के बदले में दूसरा असेट मिल रहा है मुझे। अब यहाँ पे कैसा हो सकता है, एक असेट के बदले में दूसरे असेट मिल रहा है, तो फिर एक एक्सचेंज जो है ना, वो फेयर वैल्यू के बेसिस में हो रहा है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कैन अराइज एक्सचेंज ऑफ असेट। ठीक है, अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहे हैं यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वायरर। तो यहाँ पे समझो, लैंड के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? लैंड के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? कोई भी एसेट मिल रहा है समझो। ठीक है, लैंड के बदले में कोई भी एसेट मिल रहा है। अब लैंड का जो वैल्यू है, लैंड का जो फेयर वैल्यू है, इस 400, बट इसका कैरिंग अमाउंट जो है ना, वो 100 है सिर्फ। तो फिर यहाँ पे ये जो 300 है ना, 300 को प्रॉफिट या लॉस मानेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। तो इसी एक केस है जो बार्टर एक्सचेंज होगा, यानी क्या, असेट के असेट मिलेगा, असेट के अगेंस्ट असेट मिलेगा, उस केस में ही प्रॉफिट एंड लॉस अराइज हो सकता है। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी चीज नहीं लेके आएंगे हम बीच में। ठीक है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो एक बार। क्वेश्चन ओके नंबर सर। 1 रीड कर लो फटाफट। डन। डन। चलो, रीड करें क्वेश्चन। दोनों का हो गया पढ़ के? Yes, sir. हम्म, चलो क्या बोल रहा है देखो। एन एंटिटी एक्वायर्स एन इक्विपमेंट एंड अ पेटेंट इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज 1,000 crore कैश एंड लैंड। यानी क्या, ये क्या कर रहे हैं? इक्विपमेंट एंड पेटेंट, इसके एक्सचेंज में क्या मिल रहा है? कैश और लैंड। कैश आ गया 1,000 crore का। अच्छा, इक्विपमेंट एंड पेटेंट जो है ना, दिस इज इनकमिंग असेट,
ये टेकन अप एसेट है, ये जो है ना ये गिवन अप एसेट है। ये कैसे समझो सर? देखो, एंटिटी एक्वायर्स एन इक्विपमेंट, एक्वायर कर रहा है इक्विपमेंट एंड पेटेंट, इक्विपमेंट एंड पेटेंट एक्वायर कर रहा है फॉर 1000 करोड़ का कैश एंड लैंड। यानी क्या? एंटिटी कैश और लैंड देगा। ठीक है, चलो। द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज 400 करोड़। कितना है? 400 करोड़। तो यहाँ पे लैंड का जो फेयर वैल्यू है वो 400 करोड़ है। ठीक है। एंड इट्स कैरिंग अमाउंट, जो भी कैरिंग अमाउंट है उसका, दैट इज 100 करोड़। ठीक है। तो यानी क्या? यहाँ पे एक्वायरर है, राइट? एक्वायरर है, एक्वायरर के बुक्स में लैंड पड़ा हुआ है, राइट? अब लैंड पड़ा हुआ है, लैंड का फेयर वैल्यू इज 400 एंड इसका कैरिंग अमाउंट इज 100, राइट? तो फिर यहाँ पे उसका कैरिंग अमाउंट इज 100 एंड फेयर वैल्यू इज 400। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है ना, कितना? 300 का। समझा क्या बोला? प्रॉफिट आ रहा है ना। देखो तो, फेयर वैल्यू दे रहा है। गिवन अप असेट जो है ना, गिवन अप असेट का क्या है? फेयर वैल्यू 400 है, बट उसका कैरिंग अमाउंट मेरे बुक्स में 100 है। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मेरा गेन ही तो हुआ, राइट? चलो आगे देखो। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड द पेटेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 500 एंड रुपीज 1000 करोड़ रिस्पेक्टिवली। यानी क्या? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप असेट जो है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड पेटेंट, इक्विपमेंट एंड पेटेंट यानी क्या है? ये गिवन अप नहीं है, ये टेकन अप असेट है। ठीक है, टेकन अप एसेट है, इनकमिंग एसेट है। इनका फेयर वैल्यू दिया है 1500 एंड 1000। द इक्विपमेंट एंड पेटेंट रिलेट्स टू द प्रोडक्ट दैट इज जस्ट रिसेंटली बीन कमर्शलाइज्ड। द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज स्टिल डेवलपिंग, मार्केट डेवलप हो रहा है। Assume the entity incurred no transaction cost, कोई भी transaction cost नहीं है। For ease of convenience, the tax consequences on the gain have been ignored. How should the entity account for? अब सबसे पहले यहाँ पे asset acquisition है। asset acquisition का हमने ऑलरेडी इंडिया 16, 40 और 38 में पढ़ के आया है, बराबर? एक्सचेंज ऑफ एसेट का पढ़ा है ना, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप, ऐसा पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? उस केस में अगर दोनों फेयर वैल्यू है मेरे पास, तो कौन सा फेयर वैल्यू लेते हैं, बोलो? गिवन। पक्का? यस। हम्म, तो जब गिवन अप का देंगे, एक मिनट अपन अच्छे से क्लासिफाई करके लिख लेते हैं। देविका समझ रहा है ना? Yes, sir. हम्म, 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 कितना? 8 मिनट बचा है। चलो इसका सोल्यूशन मैं बताऊं। तो सबसे पहले टेकन अप एसेट क्या है? इक्विपमेंट एंड पेटेंट। एंड गिवन अप क्या है? गिवन अप इज लैंड एंड कैश, राइट? गिवन अप का फेयर वैल्यू पता है क्या? लैंड का 400 है एंड इसका कैरिंग अमाउंट भी पता है मुझे 100। कैश कितना दे रहा हूं मैं? 1000, राइट? और इक्विपमेंट का पता है क्या? यस, इक्विपमेंट का कुछ दिया था 500 एंड 1000। तो इसका फेयर वैल्यू भी पता है मुझे। इक्विपमेंट का कितना है? इक्विपमेंट का 500 है, 500 एंड 1000। ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई आता है दुविधा एक्सचेंज ऑफ एसेट की केस में, तो हम क्या करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप ले लेते हैं। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप पता है क्या? यस सर, कितना है? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप इज 1400, राइट? तो फिर यहाँ पे मेरा परचेज कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज 1400। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, in the above case will be fair value of given up asset, that is rupees 1400। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन 1400 हो गया, जहां तक समझ में आ गया? बता। अब इसको बोलो, कुछ रिस्पॉन्स दे दो। Yes, sir. समझा. यस।
अलोकेशन ऑफ पीसी। पीसी को अलोकेट कैसे करेंगे? असेट एक्विजिशन के केस में जो भी असेट मिला है उसके फेयर वैल्यू के बेसिस में कर देंगे 1500। तो बताओ यहाँ पे अलोकेशन ऑफ पीसी कैसा होगा? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है ना 1400 मेरा पीसी था, इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1500। तो कंप्यूट करके बताओ कितना आता है मुझे। और पेटेंट 1400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1500, कितना आ रहा है आंसर बताओ। हम्म, यही आ रहा आंसर, ये राइट। एंड जो भी एक्वायरर एंटिटी है will recognize gain of ₹300। कैसा? फेयर वैल्यू 400 है और असेट का जो 1000 है, ऑन एक्सचेंज ऑफ नेट। ये मैंने तुम्हारे समझाने के लिए अच्छे से सॉल्व किया। क्लियर है? बताओ Yes, sir. इसका आंसर रीड कर लो, देखो क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे। In DS 103, the standard does not apply to the acquisition of asset or the group of asset that does not constitute the business। यानी क्या? इन डेस 103 अप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर? जो asset acquisition है। In such cases, the acquirer shall identify and recognize the individual identifiable asset acquired, including those assets that meet the definition of recognition of intangible asset as per Ind AS 38, and liability assumed. The cost of group shall be allocated to the individual identifiable asset and liabilities on the basis of their relative fair value at the date of purchase। हमने वही किया ना, हमने फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई किया और जो भी पीसी है उसके फेयर वैल्यू के बेसिस में बांट दिया। सच अ ट्रांजेक्शन और इवेंट डज नॉट गिव राइज टू गुडविल। गुडविल भी नहीं आया हमारे इसमें। कैसा आएगा जब फेयर वैल्यू को बांट रहे हैं? In the given case, the acquisition of equipment and the patent does not represent acquisition of business, as equipment patent relate to a product that has just recently been commercialized। ठीक है, यहाँ पे आगे ये मेन आंसर है। ऊपर पूरा ये बता रहे थे कि दिस इज नॉट एन बिजनेस कॉम्बिनेशन, दिस इज एन asset acquisition। The cost of asset acquisition is determined based on the fair values of asset given, unless the fair value of asset received in more reliably determinable। यानी क्या? हम इंडिया 1640 और 38 में देख गया है कि अगर एक्सचेंज ऑफ असेट है और दोनों का भी फेयर वैल्यू है तो फिर उस केस में गिवन अप का कंसिडर करते हैं। वही बोल रहे हैं यहाँ पे। इन गिवन केस द फेयर वैल्यू ऑफ मेजरमेंट of the land appears more reliable than the fair value of equipment and patent। तो उस केस में thus the entity shall, यहाँ पे important, record the acquisition of equipment and patent at rupees 1400, the total fair value of consideration transfer। Thus the fair value of consideration given is 1400 is allocated to the individual asset। कैसे allocate करेंगे देख लो। इक्विपमेंट को 500 इक्विपमेंट था डिवाइडेड बाय टोटल 1500, इसका फेयर वैल्यू हो गया इंटू 1400 विल बी माई पीसी। ठीक है, इतना आ गया। पेटेंट इज रिकॉर्डेड एट रिलेटिव फेयर वैल्यू, इतना आ गया। वही आंसर है अपना। समझ गया ये चीज? बताओ ये पक्का? हाँ। चलो, आज के लिए इतना काफी करते हैं। कल इसका एग्जांपल्स और देखेंगे हम, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड वेरी गुड नाइट। Thank you, sir.